गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम वीडियो क्लास में चैप्टर 3 सिविक्स का चैप्टर 3 लेकर के आए हैं। नाम है संविधान निर्माण। यह जो चैप्टर है यह अहम है हमारे लिए, क्योंकि यह प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की एक अद्भुत उपलब्धि है कि इस व्यवस्था में यानी प्रजातंत्र में शासन कानून के माध्यम से होता है। इससे पहले शासन के जितने सारे रूप मानव के द्वारा विकसित हुआ, उसमें कानून का वह महत्व नहीं था। खास करके राजतंत्री अधिनायकवादी ऐसी व्यवस्था में तो शासक को जो इच्छा होता था वही उसके लिए वही आदेश वही कानून बन जाता था, भले ही वह न्याय पर आधारित हो अथवा न हो। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था ने इस अवधारणा को बदल दिया। अब हम सरकार की बात करें या नागरिक की बात करें, सबके लिए कानून है। कानून से ऊपर प्रजातंत्र में कोई नहीं होता है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि वह कानून है क्या। तो बच्चों, आप देखते होंगे, सबसे पहले हम लोग चर्चा करें ये संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो इसे परिभाषित डिफाइन करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बातों का चर्चा कर लिया जाए, आपके परिवार का, हमारे परिवार का। कैसे? तो हम बच्चे लोग जो होते हैं, यदि घर से बाहर जाते हैं तो माता पिता की अनुमति से लेकर के जाते हैं। यदि हमें परिवार में भाई बहनों के बीच में कोई विवाद पैदा होता है तो उसका निपटारा कौन करते हैं? गार्जियन करते हैं, माँ बाप करते हैं। तो बच्चों, परिवार चलाने के भी कुछ नियम हैं, लेकिन वह नियम मौखिक होते हैं, वह लिखित नहीं होता है। बगैर, यहाँ तक तो छोड़ो, हम सड़क पर भी चलते हैं तो उसका भी चलने का कुछ खास नियम है, नियम कानून है। अब हम परिवार से उठ करके चलते हैं कहाँ? स्कूल में, विद्यालय में। विद्यालय में आजकल देखते होंगे कि मास्क लगा करके आओ, इतनी दूरी पर बैठो, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, इत्यादि बातों का कानून विद्यालय पास किया है, नोटिस निकाला है। और विद्यालय नहीं किया है, विद्यालय को मिला है सरकार से। विद्यालय जब हम चलाते हैं तो उसके लिए प्रिंसिपल अधिकारी हैं, वे आदेश देते हैं ये कीजिए, वे नहीं कीजिए। आज स्कूल बंद है, इतना दिन बंद रहेगा, देखोगे कि प्यून नोटिस लेकर के आता है, हम सारे लोगों को सुना देता है। वे क्या है? वे नियम हैं। यदि वर्ग में आप गलत कीजिएगा तो आपको डांट पड़ेगी। किसके द्वारा? क्लास टीचर के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से या प्राचार्य के माध्यम से। तो विद्यालय को भी चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो सोचो, इतना बड़ा जो देश है जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, अरब से अधिक लोग रहते हैं, इतने बड़े देशों के बीच में, इतने आबादी में स्वार्थों की कितना टकराहट होगा, एक दूसरे को सताने दबाने का कितना प्रयास होगा। ऐसे राज्य को ले चलना है, ऐसे देश को ले चलना है तो वहां भी तो कानून चाहिए। बगैर कानून का वहाँ चल ही नहीं सकता। यदि कानून नहीं रहेगा तो फिर नागरिकों का जीना मुश्किल हो जाएगा। कानून, नियम। तो अब आओ विषय पर। 3 उदाहरण मैंने दिया। एक, परिवार का कानून मौखिक होता है, स्कूल का कानून मौखिक और लिखित दोनों होता है, और राज्य का जो कानून होता है, देश का कानून होता है, वह मौखिक नहीं होता, वह केवल लिखित होता है। तो कानूनों का संग्रह यानी नियमों का संग्रह जिससे राज्य संचालित होता है यानी देश संचालित होता है, संविधान कहलाता है।
संविधान कानूनों का संग्रह है। भिन्न भिन्न क्षेत्र के कानून होते हैं, सारे कानूनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, वही कहलाता है, वही संग्रह जो होता है। देखो हमारे पास ये है, इसे संविधान मान लो। इसमें ये क्या है, ये जो पन्ने हैं सारे कानूनों का उल्लेख है इसमें, तो कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। अब हम और विस्तार से इसमें जाते हैं और थोड़ा एक स्टेप बढ़ करके जाते हैं। लिखित कानूनों का संग्रह जिससे राज्य संचालित होता है संविधान कहलाता है। एक बात याद रखिए, एक लाइन में परिभाषा आपको याद हो जाएगा कि लिखित कानूनों का संग्रह जिससे राज्य संचालित होता है संविधान कहलाता है। मैं समझता हूं आपको याद हो गया होगा, उनको भी याद हो गया होगा कि लिखित कानूनों का संग्रह जिससे राज्य संचालित होता है संविधान कहलाता है। अब लिखित और अलिखित का उल्लेख मैं क्यों किया, हालांकि यह आपके किताब में नहीं है, लेकिन चूंकि हम यात्रा संविधान का कर रहे हैं तो इसमें चर्चा कर लेना आवश्यक है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। संविधान दो ही प्रकार के होते हैं, या लिखित कहलाते हैं या अलिखित कहलाते हैं। लिखित कानून क्या होता है, लिखित संविधान क्या होता है, तो वह संविधान जिसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री समिति या सभा के द्वारा एक निश्चित अवधि में किया जाता है उसे लिखित संविधान कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप ये जो भारत का संविधान बना, उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसका चर्चा हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। और वह निश्चित अवधि में बनाया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसी प्रकार अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। तो याद रखिएगा कि वह संविधान जिसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा या समिति के द्वारा निश्चित एक खास अवधि में किया जाता है वह कहलाता है लिखित संविधान। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। अब दूसरा है अलिखित संविधान। तो आपको लगेगा कि सर जी यह अलिखित है, जो लिखा हुआ न हो वह अलिखित, तो इसमें डिस्कस या एक्सप्लेन करने की क्या आवश्यकता है। आपको लगता होगा, मुझे डाउट, देखो उसके मन में विचार आ रहा है यही बात तो ठीक है। यदि शब्द की व्याख्या किया जाए अलिखित, अलिखित अलिखित, इसका मतलब हुआ कि जो लिखा हुआ न हो अलिखित, अलिखित जो लिखा हुआ हो। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अलिखित संविधान जो होता है वह भी लिखित रूप ही होता है। तो फिर उसे हम अलिखित क्यों कहते हैं? उसे हम अलिखित इसीलिए कहते हैं कि उसके निर्माण के लिए कोई संविधान निर्मात्री समिति या सभा का निर्माण नहीं किया जाता है। तब फिर होता कैसे? तो उस देश की रीति रिवाज, परंपराओं या न्यायिक फैसलों इत्यादि को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। वह भी लिखित रहता है, ये मौखिक नहीं रहता। तो वहीं जो एकत्रित कर दिया जाता है और वहीं आधार बन जाता है, संविधान का आधार बन जाता है। रीति रिवाज, उसकी पृष्ठभूमि, न्यायिक फैसले इत्यादि बातों को आधार मान करके संविधान का निर्माण होता है, संविधान शासन चलता है। बच्चों विडंबना लगेगी कि कानून, दुनिया को कानून सिखाने वाला देश इंग्लैंड लगभग आधा से अधिक दुनिया पर शासन करने वाला इंग्लैंड, वहां अलिखित संविधान है। दुनिया में केवल एकमात्र देश ऐसा है जो अलिखित संविधान से शासन करता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रजातंत्र को सिखाने वाला, आधुनिक प्रजातंत्र को सिखाने वाला ब्रिटेन खुद अलिखित संविधान से शासन करता है।
और दुनिया के सारे प्रजातांत्रिक देशों के पास लिखित संविधान है। हमारे भारत के पास भी लिखित संविधान है, अमेरिका इत्यादि के पास लिखित संविधान है। तो इतना समझ गए संविधान किसे कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने में इस चैप्टर में दो उदाहरण आपको मिलेगा, दो देशों का उदाहरण मिलेगा। एक मिलेगा दक्षिण अफ्रीका और इसके बाद मिलेगा भारत का, अपना भारत का, कि यहाँ संविधान का निर्माण कैसे बना। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का चर्चा है। बच्चों, दुनिया का यह देश दक्षिण अफ्रीका जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, सबसे अधिक सोना, सबसे बड़ी सोने की खान यहीं जोहान्सबर्ग में होता है, खनन होता है, संपन्न क्षेत्र है। वहाँ अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया दक्षिण अफ्रीका पर, जैसा अन्य देशों पर भी कब्जा किया, भारत पर भी कब्जा किया। तो वहाँ अंग्रेजों ने शासन की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। वह व्यवस्था थी रंगभेद, नस्लभेद, यानी एपार्थीड। अंग्रेजी में उसे एपार्थीड कहा जाता है, एपार्थीड पॉलिसी, नस्ल भेद या रंग भेद पॉलिसी। आप सारे जानते होंगे कि दक्षिण यानी अफ्रीकी मूल के लोग काले होते हैं और बहुत काले होते हैं। हम लोग भी काला है, यहाँ गोरे भी हैं, और यूरोपियन लोग मुख्यतः गोरे होते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरों ने एक नीति अपनाया जिसमें कहा गया कि ये काले जो हैं असभ्य हैं, बर्बर हैं, इनको सभ्य बनाने का हमारा दायित्व है। गोरों ने कहा इनको सभ्य बनाने का दायित्व हमारे ऊपर है। इस प्रकार इससे हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम श्वेत हैं, हम गोरे हैं, ये हीन हैं, हम सभ्य हैं। तो सभ्य व्यक्ति का ड्यूटी बनता है कि असभ्य इन कालों को पाठ पढ़ाए, इसे सही रास्ता पर लाए, इसीलिए हम इन पर शासन करेंगे। वह क्या पॉलिसी था। ये लोग समय समय पर गोरे यानी यूरोपियन समय समय पर अपने फायदा के अनुसार से परिस्थिति को परिभाषित करते रहे हैं। लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने इसी नीति को रंग भेद या नस्ल भेद कहा है। काले और गोरों में भेद करके, कालों को हीन बता करके, गोरों को श्रेष्ठ बता करके वहाँ शासन करना शुरू किया। इसे ही कहा गया नस्ल भेद या रंग भेद, अंग्रेजी में एपार्थीड। कालों की संख्या अधिक थी, बहुसंख्यक था, गोरे अल्पसंख्यक थे। सामाजिक जो परिस्थितियां बनी, राजनीतिक अधिकार तो उसने ले ही लिया, सबको गुलाम बना लिया। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था तो चरमरा दिया, सारे संपत्ति पर इन गोरों ने कब्जा कर लिया। सामाजिक व्यवस्था भी दुनिया में ऐसी विभत्स रूप को नहीं देखा गया था। कैसे? तो गोरों के लिए अलग बस्ती बनाई गई। उस बस्ती में काले प्रवेश नहीं कर सकते थे। गोरों के लिए स्कूल, कॉलेज, परिवहन के साधन, बस, ट्रेन अलग होता था। जिस स्कूल में गोरे पढ़ते थे वहाँ कालों का प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक जगह पर जहाँ गोरे जाते थे वहाँ काले नहीं जा सकते थे। यहाँ तो समझो ना, उनके बस्तियों में जाने के लिए, गोरों की बस्तियों में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। वाह, हाय रे सभ्य कहलाने वाले यही सभ्य थे। लेकिन था ऐसा। अतः वहाँ के लोगों ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किया। और जिस प्रकार भारत में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों का खिलाफ किया, ठीक भारत के तर्ज पर, भारत से वह काफ़ी प्रभावित है, प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने, और सारे पार्टी सब बने, कम्युनिस्ट सब था, तरह तरह के पार्टी कायम हुए। इन्होंने इन गोरी सरकार का विरोध करना पड़ा, शुरू किया। इसी के एक नेता थे, कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। बच्चों, गोरी सरकार ने उन्हें राजद्रोह के मुकदमा में आजीवन कारावास की सजा दे दिया। जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो अंततः
अंततः मंडेला को 28 वर्ष के बाद जेल से रिहा किया गया। तब परिस्थिति ऐसे बनी कि अब गोरों को वहाँ शासन कायम रखना मुश्किल था। अतः गोरे और कालों के बीच में निगोशिएशन शुरू हुआ, लंबी वार्ता शुरू हुई और काले लोगों को आज़ादी देने की बात हुई। काफ़ी बहस के बाद, एक लंबी बहस के बाद 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया और एक स्वतंत्र गणराज्य मतलब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया, यानी अल्पसंख्यक अंग्रेज गोरों का शासन समाप्त हो गया। यहाँ तक तो होगा, एक कहानी के रूप में मैंने आपको यहाँ पेश किया। अब बात यहाँ यह है कि संविधान से उसका क्या तात्पर्य है। तो संविधान उस क्षेत्र में गोरे भी रहेंगे और काले भी रहेंगे। एक लंबी अवधि तक मालिक रहा है और दूसरा गुलाम रहा है, वह भी अपमानित गुलाम। गुलाम रहे लोगों यानी काले लोगों की संख्या अधिक है। अब गोरों की संख्या जिसने सताया है उसकी संख्या कम है। कहीं ये प्रतिशोध की भावना में न आ जाएं, उन्हें वहां रहने दें या न रहने दें। इसीलिए दोनों ग्रुपों के बीच यानी गोरे और कालों के बीच सहमति बनी। ये सहमति क्या था कि ये गोरे जो हैं वे बहुमत के शासन को स्वीकार करेंगे, यानी बहुमत की सरकार बनेगी। ये पहले गोरे नहीं स्वीकार करते थे, अब स्वीकार किए। एक बात। दूसरी बात, गरीब मजदूरों को तो ये कीड़े मकोड़े समझते थे, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। अब एग्रीमेंट के अनुसार से गरीब मजदूरों के बुनियादी अधिकारों को गोरों ने स्वीकार किया कि नहीं, इन गरीब मजदूरों को भी अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ये दोनों बात चला गया कालों के पक्ष में। दूसरी तरफ सरकार ने फैसला हुआ कि सारे फैसले बहुमत पर नहीं होगा, कुछ सहमति पर भी होगा। इसका मतलब सारा फैसला यदि गोरों के खिलाफ चला जाएगा तो फिर वहां एक संकट पैदा हो जाएगा। इसके अलावा एक एग्रीमेंट यह भी था कि ये काले जो थे गोरों की संपत्ति, जमीन जायदाद, कल कारखानों पर कब्जा नहीं करेंगे, यानी उसे छीनेंगे नहीं। ये समझौता हुआ और इसी समझौता के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में कालों को आज़ादी दी गई और वहाँ संविधान जो बना। ये जो संविधान जो होता है, कानून जो बनता है, उसका मेन कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या? कानून तो शासन करना होता है। आइए हम मेन कार्य को, मेन फोकस पॉइंट है वह समाज में रह रहे सभी लोगों के बीच भरोसा पैदा करना। ये कानून, ये देश, ये समाज सबके लिए है। हमारा भी है, हमारा भी है, हमारा भी है। ये हमारा है, ये हमारा है। इस प्रकार जो विभिन्न समूहों में भरोसा पैदा होता है, वह भरोसा पैदा करने का दायित्व संविधान का होता है। दूसरा कार्य जो संविधान का होता है, सरकार बनेगी, सरकार का गठन होगा। कैसे होगा, क्या उसकी सीमा होगी, क्या प्रक्रिया होगी? तो सरकार गठन का जो प्रक्रिया का जो ब्यौरा रहता है वह संविधान तय करता है। उसके बाद सरकार यदि गठित हो जाएगी तो ये सरकार के कार्य क्या होंगे, अधिकार सीमा क्या होगा? बच्चों, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार वही कार्य करती है जो उसे कानून अनुमति देता है, यानी संविधान अनुमति देता है। इस संविधान से परे यानी कानून में जिस बात का उल्लेख है वैसे ही कार्य सरकार करेगी, उससे अलग हट करके सरकार नहीं कर सकती। यही एक बहुत बड़ी खूबी है। तो आप कहोगे कि सरकार कैसे काम करती है? तो सरकार को यदि नए कानून की आवश्यकता होती है तो उसके लिए सरकार पहले कानून बनाती है, यानी संविधान में उसे जोड़ती है। इस प्रकार सरकार के
अधिकारों की सीमा भी वह तय करता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उसमें उल्लेख रहता है। नागरिकों के अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये भी उल्लेख इस संविधान में रहता है। अब एक जो बात आता है वह है लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी हर एक राष्ट्र के सामने कुछ समस्याएं होती है, वे समस्याएं क्या हैं। यानी जैसे उदाहरण स्वरूप भारत में आज़ाद हुआ, भारत जब गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी था, सारे लोग गरीब लोग सरकार की तरफ नज़र डाल रहे थे। तो सरकार हम गरीबों की यानी नागरिकों की अपेक्षाओं के बीच भी ये संविधान आदर्शों को भी और आकांक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयास करती है। तो ये मुख्य कार्य होते हैं संविधान के। बच्चों, आज हम वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले थोड़ा हम आधा मिनट में चाहेंगे थोड़ा समराइज कर लें। पहला है संविधान। तो लिखित कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है और जिससे राज्य संचालित होता है संविधान कहलाता है। हम संविधान दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद या रंग भेद के खिलाफ नेशनल अफ्रीकी कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 28 वर्ष के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया और वहाँ 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद के खिलाफ रंग भेद से मुक्ति मिली। वहाँ दोनों सरकार काले और गोरों के बीच सहमति बनी और उस सहमति के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में एक नया संविधान बना जो दुनिया का एक अद्भुत संविधान हुआ। आज अगले घंटी में हम लोग अपने संविधान, भारत के संविधान का चर्चा करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना और उसकी क्या क्या खूबियां हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।